doctrine of necessity. Doctrine of necessity is based on the principle, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ये प्रिंसिपल क्या है कि द लॉ हैज टू बी ब्रोकन, द लॉ हैज टू बी ब्रोकन टू अचीव अ ग्रेटर गुड. ठीक है, कि लॉ ब्रेक किया जा सकता है, लॉ तोड़ा जा सकता है ग्रेटर गुड कॉज करने के लिए, है ना. सेकंड प्रिंसिपल इसका है कि इफ अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू इविल्स, इफ अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू इविल्स, है ना, तो ही विल ऑलवेज चूज विच वन, लेसर इविल, जिससे कम से कम हार्म कॉज हो. ये सेकंड प्रिंसिपल है जिस पर कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बेस्ड है. ठीक है कि आप लेसर इविल को चूज करेंगे टू प्रिवेंट ग्रेटर इविल, टू प्रिवेंट ग्रेटर इविल. ठीक है, ज्यादा हार्म हो, दो चॉइस है आपके पास, एक एक्ट, दोनों एक्ट से आपको आपके हार्म कॉज होगा, आपके दोनों एक्ट से हार्म कॉज होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा. आप कौन सा चूज करेंगे जिससे कम हार्म होगा. ठीक है, ये दो प्रिंसिपल है जिस पर कि बेसिकली आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आपका बेस्ड है. ठीक है, अब इसके पहले प्रोविजन को समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो केस लॉज है या अदर जो एसेंशियल्स है वो देखेंगे हम लोग. इन नेसेसिटी, नाम ही है नेसेसिटी, वहां ऐसा नेसेसिटी आ गया है कि आपके एक्ट से कोई ना कोई हार्म कॉज होना 100% श्योर है, कि वहां पे कोई ना कोई हार्म आपके एक्ट से कॉज होगा ही होगा. ठीक है, बट आपके पास चॉइस है, आप उन दोनों में से कोई एक हार्म कॉज कर सकते हैं और एक को बचा सकते हैं. तो जिससे लेसर एविल होगा, कम हार्म होगा, उसको चूज कर लो, जिससे ज्यादा हार्म होगा उसको बचा लो. ठीक है, इसी पे बेस्ड है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. सेक्शन 19 में ये कवर किया गया है. सेक्शन 19 देखिए. नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. अब यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझना है. सेक्शन 80 में एक्सीडेंट का जब आप एक्सेप्शन लेते थे तो वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होता था और ना ही क्रिमिनल नॉलेज होता था. यहां पे क्रिमिनल इंटेंशन, नेसेसिटी में भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए. मतलब नेसेसिटी में आप कोई एक्ट कर रहे हैं, है ना, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको नेसेसिटी में एक्ट करना है, दो इविल के बीच एक को चूज करना है, तो आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए उन दोनों में से कोई हार्म कॉज करने का, लेकिन नॉलेज हो सकता है. नेसेसिटी में आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए लेकिन नॉलेज हो सकता है. ठीक है, कि अगर आपने नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज के साथ भी अगर कोई एक्ट किया है, आप वहां पे नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हैं. जैसे कहने का मतलब है दो हार्म है. ठीक है, कि एक तरफ जो है, एक, जैसे मैंने बताया कि मान लिया आप कोई आप जो है सिप सेल कर रहे हैं और उस पे 20-30 बच्चे हैं. ठीक है, अब कैप्टन ऑफ शिप ये डिसाइड करता है, ठीक है, जो आपका इलस्ट्रेशन है उसको देखिए, कि ए एक कैप्टन है, एक बहुत ही लंबा इलस्ट्रेशन है, हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं. ठीक है, कि कोई वेसल है, कोई शिप है, वो कैप्टन सेल कर रहा है, उस पर 20-25 बच्चे हैं, समहाउ कुछ माल फंक्शन हो जाता है उसमें और वो ड्रॉन कर जाएगा. अगर मतलब उसको जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो वो आगे चला जाएगा, तो ड्रॉन कर जाएगा. एक बगल में कुछ मछुआरे हैं, है ना, दो लोग हैं बोट पे मछली पकड़ रहे हैं, उस बोट में अगर टक्कर लग जाएगा तो टक्कर लगने से वो रुक सकता है, छोटा सा वेसल है आपका, है ना. तो आपने उस पर टक्कर मार दिया, उसमें से दो लोग थे, वो लोग का डेथ हो गया, लेकिन वो 20 बच्चे बच गए. तो ये नेसेसिटी का एक्ट था.
तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन आपका एक्ट में नॉलेज था कि नहीं, क्रिमिनल नॉलेज था। आप जब उस बोट पे धक्का मार रहे थे तो आपको नॉलेज था, आपका इंटेंशन नहीं था उनको मारने का, लेकिन नॉलेज तो था ना कि आपके इस एक्ट से उनको हार्म कॉज होगा। ठीक है, कि उनको जो है हार्म कॉज होगा आपके इस एक्ट से। लेकिन फिर भी नेसेसिटी का एक्सेप्शन आपको मिलता है। तो इवन इफ देयर इज अ नॉलेज, यहां पे मेंस रिया होने के, मेंस रिया नॉलेज के फॉर्म में भी हो सकता है, मेंस रिया होने के बावजूद भी आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। और मेंस रिया होने के बावजूद जो एक्सेप्शंस मिलता है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? जस्टिफिएबल एक्सेप्शन। जिसमें मेंस रिया नहीं होता है वो फॉल कर, जिसमें मेंस है वो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन कहलाता है। हम लोग पढ़े थे दो कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सेप्शन, जिसमें मेंस रिया होने के बावजूद भी आपको एक्सेप्शन दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज जस्टिफिएबल एक्सेप्शन। तो सेक्शन 19 इज एन एग्जांपल ऑफ जस्टिफिएबल एक्सेप्शन। ठीक है, तो सेक्शन को देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm। कि कोई भी अगर नॉलेज के साथ भी आपको नॉलेज है कि वहां हार्म कॉज होगा आपके एक्ट से, फिर भी आप एक्ट करते हैं, तो उसके लिए हो सकता है आपको पनिशमेंट नहीं मिले। कब? इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। इंटेंशन नहीं है आपका, नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। एंड इन गुड फेथ, गुड फेथ में आप वो एक्ट किए होने चाहिए फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। किसी पर्सन को या किसी प्रॉपर्टी को कोई हार्म कॉज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई एक्ट किया है बिना इंटेंशन का, तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, चाहे हो सकता है वहां पे आपका नॉलेज हो। ठीक है, ठीक है। इसका एक और इलस्ट्रेशन जो है ये देखिए। इन अ ग्रेट फायर, ठीक है, आग लग गई है, किसी इलाके में आग लग गई है। ए पुल्स डाउन हाउसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है, बहुत सारे घर हैं, लाइंड अप हैं, ठीक है, उसमें आग लग गई है। ए ने क्या किया, यहां तक आग पहुंची, ए ने इस घर को पुल डाउन कर दिया। अब घर पुल डाउन किया तो ऑब्वियसली वो वुड का होगा, थोड़ा झोपड़ी टाइप का होगा, ठीक है, ऑब्वियसली कोई कॉन्क्रीट हाउस को तो कोई पुल डाउन नहीं कर सकता है। कि मान लो कोई बस्ती में आग लग गई है, काफी सारी झोपड़ियां हैं उधर, ठीक है, उसमें आग यहाँ तक फैल गई है, और इधर आगे भी काफी सारे हट्स हैं, है ना। बीच वाले को उसने पुल डाउन कर दिया ताकि यहाँ पे खाली स्पेस हो जाए, आग आगे स्प्रेड होने से बच जाए। लेकिन इस घर पे अभी आग पहुंची नहीं थी, बट इसको पुल डाउन कर दिया, क्यों? नेसेसिटी के लिए, टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। आगे जाके पूरे बस्ती को वो जला देता आग। ठीक है, तो इस घर को जब पुल डाउन कर रहा है तो उसका इंटेंशन नहीं है कि वो इसका घर तोड़ना चाह रहा है, लेकिन उसको नॉलेज तो है कि इसका घर टूट जाएगा, इसको लॉस होगा, बट फिर भी ये एक्ट प्रोटेक्टेड है। क्यों? बिकॉज इट वॉज डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन जो है अप्लाई करता है। आई होप ये क्लियर है। अब इससे रिलेटेड नॉलेज वाला एस्पेक्ट समझ गए? तो नॉलेज वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, कि नॉलेज और इंटेंशन का क्या खेल है नेसेसिटी में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ये सेक्शन क्या बता रहा है कि आपने जो एक्ट किया वो ऑफेंस है लेकिन प्रोटेक्टेड है। किसी का घर तोड़ देना, गिरा देना ऑफेंस है लेकिन प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है? ड्यू टू नेसेसिटी। ठीक है, आपने बोट पे जो दो लोग थे, 20 बच्चों का जान बचाने के लिए आपने उनकी जान ले ली, ठीक है, ऑफेंस है लेकिन वो प्रोटेक्टेड है ड्यू टू नेसेसिटी, राइट? ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आपको और जानना है, इसमें कुछ केस लॉज भी हैं, ठीक है। इससे पहले तो ये समझ गए कि इस सेक्शन का दो ही रिक्वायरमेंट है। इस सेक्शन का आपको मेनली दो ही रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है एब्सेंस ऑफ व्हाट? क्रिमिनल इंटेंशन, नॉट नॉलेज। एक्सीडेंट वाले में एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेज दोनों होना चाहिए था, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। और दूसरा
द पर्पज ऑफ योर एक्ट शुड बी टू प्रिवेंट हार्म टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई पर्सन या प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड एक केस लॉ आपको बताते हैं, दिसंबर वर्सेस रूमल। ठीक है, इसमें एक लैंडमार्क केस है डडली वर्सेस स्टीफन, में कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किया गया था, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले इंडियन केसेस जो है ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक केस है दिसंबर वर्सेस रूमल। इस केस का फैक्ट क्या था? इस केस में एक पर्टिकुलर पर्सन को पंचायत के मेंबर्स के ऑर्डर पे कालिख पोता गया। ठीक है, और पूरे गांव में घुमाया गया, और घुमाते घुमाते जो है जूतों से भी थोड़ा बहुत मारा गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया बिकॉज उसने कोई लोअर कास्ट, उस विलेज के कोई लोअर कास्ट की कोई फीमेल को मॉलेस्ट कर दिया था उस पर्सन ने। ठीक है, तो जिस कम्युनिटी के फीमेल को, जिस कम्युनिटी की वो गर्ल थी जिसको मॉलेस्ट किया गया था, उस कम्युनिटी के 250-300 लोग इकट्ठे हो गए, लाठी वेपन सब लेके उसको मारने के लिए। तो पंचायत वालों ने, पंचायत के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने बोला कि इसको सजा देंगे, तो हम सजा दे रहे हैं। उससे एग्रीमेंट राइटिंग में करवाया, उससे लिखित में लिखवाया। ठीक है, कि तुम्हें जो है इन लोगों से बचाने के लिए तुमको ये सजा दिया जा रहा है, होता जाएगा और पूरे गांव में घुमाया जाएगा और आपको जूतों से मारा जाएगा। ठीक है, जूतों से मार खाएंगे, मरेंगे नहीं आप, लेकिन ये 250-300 लोग को अगर छोड़ दिए तो ये मार देंगे। और वो मारने के पूरे मूड में आए थे सब। बाद में जब कालिक वालिक चेहरा धोने के बाद छूट गया तो फिर वो पर्सन जाके कंप्लेन कर दिया कि पंचायत के मेंबर्स ने चेहरे पे कालिक पोती और ह्यूमिलिएट किया, मुझे जूतों से मरवाया, मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज किया और मुझे मेरा क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। पंचायत के मेंबर्स ने डिफेंस लिया नेसेसिटी का। क्या उन्हें मिलेगा ये डिफेंस नेसेसिटी का या नहीं? whether they will get this defense of necessity or not? What do you think? Anyone? किसी को पता है? You may raise your hand. ऑनलाइन में अगर किसी को आंसर कुछ देना हो तो। फैक्ट समझ रहे हैं ना, कि उसने कोई फीमेल का मॉलेस्टेशन किया था, वो फीमेल जिस कम्युनिटी की थी, उस कम्युनिटी के 250-300 लोग इकट्ठे हो गए उसको मारने के लिए। पंचायत मेंबर ने क्या किया कि भाई इसको कालिक पोत के ऐसे मार पीट के बदला बराबर कर लेते हैं। तो उसके बाद वो लोग चले गए वापस फिर। तो और बाद में इसने कंप्लेन कर दिया कि कालिक पोत के मुझे मरवाया पिटवाया गया। ठीक है, तो किया तो पंचायत मेंबर्स ने भी तो इसके साथ गलती किया था। ये भी तो मतलब अब किसी को सजा दोगे तो कालिक पोत के जूते से थोड़ी पिटवाओगे उसको। हाँ बोलो, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, पंचायत मेंबर ये पनिशमेंट देने के लिए जस्टिफाइड नहीं थे तो उनको नेसेसिटी नहीं मिलेगा। वो लोग क्लेम कर रहे हैं नेसेसिटी कि हमने उसका जान बचाने के लिए ये किया है। Okay. और किसी को देना आंसर? यस, यस विनीता। सर यहाँ पे उसको मिलना चाहिए ये डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो पर्पस है वो ये है कि इसका जान बचाना, तो ये ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए भी तो कर रहे हैं ना ये एक्ट, तो ये जस्टिफाइड है। अग्रीड, व्हाट डू यू थिंक? सही है, तो इसने आंसर दिया। बताओ गुंजेश, व्हाट डू यू थिंक? कॉमन सेंस से सोचो, ये सेक्शन कब अप्लाई होता है? क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज है। ठीक है, हाँ कालिक पुतवा रहे हैं, जूते से पिटवा रहे हैं, ठीक है, हम एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं, आपको नॉलेज है किसके ये, लेकिन इंटेंशन था क्या कि हम उसको यही करना है, करवाना है। और दूसरी तरफ आप उसको, उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 250-300 लोग इकट्ठे हो चुके हैं एक साइड। कोर्ट ने यहाँ पे नेसेसिटी का डिफेंस उसको दे दिया था। कोर्ट ने बोला था दिस एक्ट will fall under this doctrine of necessity. He was given the exception. He was given the opportunity to avail this exception. ये exception उसको मिल गया था पंचायत के मेंबर्स को, क्योंकि उन्होंने ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट किया था। ठीक है,
तो केस का नाम याद रखना, बिसंभर वर्सेस रूमल। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो नेसेसिटी, देखो केवल नेसेसिटी का जब भी एग्जाम्पल कोई सोचता है तो सिर्फ मारने काटने तक ही चला जाता है लोग, कि मतलब इसको मारना है नहीं तो उसको मारना है। तो थोड़ा लेस सीरियस नेचर के भी एक्ट में नेसेसिटी हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई पर्सन ड्रंकन पर्सन है आपके मोहल्ले में, ठीक है, कोई पर्सन जो है ड्रंकन पर्सन है, वो पत्थल वत्थल फेंक रहा है इधर उधर, पूरे नशे में है। आपको नहीं पता है वो किस घर का है, किसके यहाँ का है, किसी और के एरिया का है, ठीक है, ड्रिंक करके रास्ता भूल गया है और आपके मोहल्ले में आके उत्पात मचा रहा है। ठीक है, आपने उसको अपने गराज में कन्फाइन कर दिया, है ना। अब ऐसा नहीं गराज में आपका जो है कोई डेंजरस डॉग भी उसके साथ है, मतलब आपने गराज में कन्फाइन कर दिया, वहां पे छोटा सा बेड लगा हुआ है, वहां लिटा दिया, है ना, कि यहाँ पे जो करना है करते रहो। तो कन्फाइन किया आपने, क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस होता है। अब वो पर्सन अगले दिन जब होश में आता है, आपके ऊपर केस कर दे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, क्या आप नेसेसिटी का एक्सेप्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन जो था रात में नशे के हालत में था, वो पत्थल वत्थल इधर उधर फेंक रहा था, किसी को भी हार्म कॉज कर सकता था, किसी के भी घर का शीशा तोड़ सकता था। तो आपने उसको कन्फाइन कर दिया। आपका इंटेंशन नहीं था कि आप किसी नशेड़ी को आज कन्फाइन करेंगे अपने गराज में, आपका इंटेंशन नहीं था, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपने ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए उसको कन्फाइन किया। आप यहाँ पे नेसेसिटी का एक्सेप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है मर्डर वर्डर से ही रिलेटेड एक्सेप्ट मतलब ख्याल नहीं आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल लेवल के नॉर्मल एक्ट्स में भी मतलब इस तरीके का एक्सेप्शंस क्लेम किया जा सकता है। ओके, चलो ठीक है। अब आओ, इससे रिलेटेड आपको दो केसेस देखते हैं, ठीक है, जिसमें ये नेसेसिटी का प्रिंसिपल आया था, जिसके बेसिस पे आपको इंडियन पीनल कोड में भी ये था, और मतलब के बेसिस पे ये प्रोविजन जो है आपको बनाया गया है। दो एक्सेप्शंस थे, दो लैंडमार्क केस लॉ है नेसेसिटी से रिलेटेड, कि नेसेसिटी कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स बेसिकली दो केस लॉ के थ्रू डेवलप हुआ था। एक है यूएस वर्सेस होम्स, 1842। अच्छा बताओ, मान के चलो तुम बोट पे जा रहे हो, ठीक है, आंसर दीजिएगा आप लोग। बोट पे दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, बचपन के बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, ठीक है। अब वो बोट का हालात ऐसा हो गया है कि वो दो लोग का वेट नहीं सह सकता है, वो केवल एक ही का वेट सह सकता है, ठीक है। तो उनमें से एक अगर नहीं कूदा तो दोनों के दोनों मरेंगे, है ना, दोनों के दोनों मरेंगे, ठीक है। और जो दोनों दोस्त हैं वो लोग मतलब अपने टीन ईयर्स में नहीं है। टीन ईयर्स में लोग तो बहुत जिगरे वाले होते हैं ना, मतलब उस समय तो अरे दोस्त के चक्कर में तो जान दे देंगे। आप लोग 30 साल के हैं, बाल बच्चे वाले आदमी हैं। ठीक है, और दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों के अपने अपने बाल बच्चे हैं, सब घर पे हैं, बीवी है, बाल बच्चे हैं। अब वहां पे एक ही बच सकता है, या अगर नहीं कूदे नेक्स्ट 10 मिनट्स में तो वो दोनों डूब जाएंगे वहां पे। अब बताओ, सामने वाले को अगर दोस्त को धक्का दे दिए, डुबा दिए, बाद में तुम नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते? रीजन, एनी रीजन? या फिर डिफेंस ले सकते हैं? ले सकते हो कि नहीं? कोई का जान तो बचना चाहिए ना। ग्रेटर हार्म नहीं है, मतलब वो मरे चाहे हम मरे, मतलब इक्विवेलेंट है। ग्रेटर हार्म नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ मतलब इन सारे केसेस में इवॉल्व हुआ था, ठीक है, कि वेदर किलिंग अनदर पर्सन in order to save one's own life is justified or not। ठीक है, इन दोनों केसेस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो इस केस में देखो, सबसे पहला जो ये ध्यान में रखना है,
अगर आप प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार रहे हैं तो वहां पे तो आप जस्टिफाइड है, लेकिन जहां पे कोई सामने वाले ने कोई गलती नहीं की है, सामने वाला आपको मारना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी है कि या तो आप खुद बच सकते हैं, नहीं तो सामने वाला बच सकता है। जैसे बोट पे कोई जा रहा है ना, या फिर कोई बोट पे जा रहे थे, बोट पलट गया, अब गिरते गिरते कोई एक पत्थर है या एक वुड है, उसको एक ही आदमी पकड़ सकता है, दोनों नहीं पकड़ सकते हैं, तो एक को धक्का दे दिया, ठीक है। तो इन केसेस में क्वेश्चन ये राइज हुआ जब दूसरा पर्सन जिसकी कोई गलती नहीं है आपको उस सिचुएशन में लाने के लिए, मान लिया दूसरा पर्सन आप पे अटैक कर रहा है, तब आप उसको मार रहे हैं, वहां तो प्राइवेट डिफेंस है आपका, बट सामने वाले ने कोई प्रोवोकेशन नहीं दिया है, सामने वाला इनोसेंट है, और वहां पे या और आप भी इनोसेंट है। अब ऐसा है कि लाइफ केवल एक का ही बच सकता है, दोनों का नहीं, तो वहां पे क्या खुद को बचाने के लिए दूसरे को आप मार सकते हैं। तो दो केस लॉज है, एक है यूएस वर्सेस होम्स, दूसरा है डडली वर्सेस स्टीफेंस। यूएस वर्सेस होम्स केस में तो कुछ खास प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं किया गया था, इसमें कोर्ट ने सिंपली बोला था कि कोई भी पर्सन अगर अपने आप को बचा के दूसरे को अगर मार रहा है तो वो पर्सन जो है नेसेसिटी का एक्सेप्शन नहीं ले सकता है, लेकिन इसमें रीजंस उतने डिटेल में नहीं दिए गए थे। इस केस का फैक्ट बेसिकली ये था कि इसमें कुछ क्रू मेंबर्स थे, है ना, क्रू मेंबर्स, ठीक है, एक वेसल था कि क्रू मेंबर्स थे और उस पे जो था लगभग 20 सॉरी पे अराउंड 30 पैसेंजर्स थे। 30 पैसेंजर्स में से आई थिंक 16 या 17 मेल पैसेंजर्स थे, बाकी फीमेल पैसेंजर्स थी, ठीक है। तो अब ये जो क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर टोटल 7 या 8 थे। अब वो शिप ऐसा था कि ओवरवेट नहीं, मतलब कि कुछ पार्ट्स ऐसे टूट गए कि अब वो ज्यादा वेट नहीं सह सकता था। तो ये क्रू मेंबर्स डिसाइड किए कि हम लोग खुद को नहीं कूदेंगे, ठीक है, हम लोग खुद नहीं कूदेंगे, जितने मेल पैसेंजर्स हैं जितने ये मेल पैसेंजर्स हैं इनको उठा के उन लोग फेंकने लगे। 16 मेल पैसेंजर्स को उन लोगों ने फेंक दिया इस समंदर में, ठीक है, और बाकी फीमेल पैसेंजर्स को बचा के उन लोग के नजर में हीरो बन गए ये लोग, ठीक है, और खुद को भी बचा लिए जो क्रू मेंबर्स थे। कोर्ट ने इनके एक्ट को, पनिशमेंट इनको कम दिया गया, क्योंकि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के को देखते हुए पनिशमेंट कम दिया गया, बट कोर्ट ने बोला कि ये जस्टिफिएबल एक्ट नहीं है। अ पर्सन कैन नॉट किल अनदर पर्सन टू सेव हिज ओन लाइफ। सिचुएशन विल बी डिफरेंट, जहां पे उनको 2 लोग को बचाना है और 20 लोग को बचाना है ना, तो वहां पे ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए लेसर इविल आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद को बचा के दूसरे को आप मार रहे हैं। आप उन 16 में से 8 आप लोग भी कूद सकते थे, आप ही कूद जाते, ठीक है, लेकिन ये लोग कूद जाते तो फिर उसको चलाता कौन, ठीक है ये भी प्रॉब्लम था। बट कोर्ट ने बोला कि अ पर्सन कैन नॉट क्लेम द एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी बाय किलिंग समवन एल्स इन ऑर्डर टू सेव वंस ओन लाइफ, खुद का लाइफ बचा के, ठीक है। सिमिलर तरीके का इशू फिर से अराइज हुआ और इसमें थोड़ा डिटेल्ड में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया इन द केस ऑफ लैंडमार्क केस ऑफ आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस, केस का ईयर देख लेना, आई थिंक 1881 या 84 का है, मिल जाएगा, बहुत ही लैंडमार्क केस है, ठीक है इसमें क्या था, इसमें एक याट था, याट होता है मीडियम साइज का सेलिंग बोट होता है वो, है ना। उसमें क्या हुआ कि 4 लोग थे जो उस पे सेल कर रहे थे, बाद में कोई स्टॉर्म आया और उस कारण से वो बोट जो है कास्ट अवे हो गया और बीच समंदर में फंस गया। अब किधर भी जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है उन लोग को। 16 दिन हो गए, 16 दिन से वो लोग कुछ खा पी नहीं रहे थे, क्योंकि बीच समंदर में जो है छोटे छोटे फिश भी नहीं थे, ब्लू व्हेल था, ठीक है, तो उसको तो खा पका भी नहीं सकते हैं राइट। तो उन लोगों को कुछ जो है मिल भी नहीं रहा था खाने को बीच समंदर में, 16 दिन से भूखे थे, ठीक है। उसके बाद उनमें से एक डडली के माइंड में ये प्लान आता है, ठीक है, कि उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन था, ठीक है, कैबिन बॉय था, पार्कर नाम था उसका, केबिन बॉय का, कि उसका तबीयत खराब हो रहा था,
तो उसको लग रहा था अब ये केबिन बॉय मर जाएगा, 3-4 दिनों में ये मर ही जाएगा। तो लोग सोचे वो मर जाएगा, लेकिन जाते जाते वो एक भलाई कर सकता है, ठीक है, कि हमें जो भूख लगी है उसको वो मिटा सकता है। तो ये 4 दिन बाद मरे आज मरे क्या फर्क पड़ता है, इसको आज मार देंगे तो कम से कम हम लोग बच जाएंगे। तो डडली के माइंड में ये प्लान आया, तो उसमें से एक पर्सन अग्री नहीं हुआ, लेकिन दूसरा पर्सन अग्री हो गया। फिर उसको मार दिया गया, केबिन बॉय को, पार्कर को मार दिया गया। उसके फ्लेश को उन लोगों ने खाया, खून को पिया। 4 दिन 5 दिन तक वो लोग जिंदा रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई अचानक से कोई पासिंग वेसल मिला, तो उसके थ्रू वो लोग फिर बच के आ गए। कोर्ट में गए, उन लोगों ने यही क्लेम किया कि एक तो वो पर्सन जो था अनमैरिड था, ठीक है, बाकी 3 लोग जो जिंदा बच के आए हैं उसके फ्लेश को खा के वो लोग सब मैरिड थे, बच्चे वाले थे। दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा इन लोगों ने ये क्लेम किया कि भाई दैट पर्सन वाज ऑलरेडी डाइंग, वो केबिन बॉय ऑलरेडी मर रहा था, तो वो मर ही जाता। और अगर उसको पहले नहीं, हम लोग, वो ऐसे भी मर रहा था और मर ही जाता, और अगर उसको हम लोगों ने पहले नहीं मारा होता तो हम भी मर गए होते। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म वी किल्ड दैट बॉय। बट फाइनली इसमें जो डिसीजन आया, में कोर्ट ने, लॉर्ड कॉलरिज ने इसका फाइनल जजमेंट लिखा था। ही सेड कि नो नेसेसिटी विल जस्टिफाई अ किलिंग ऑफ एनी पर्सन इन ऑर्डर टू सेव वंस ओन लाइफ। उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ठीक है, को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लॉर्ड कॉलरिज, इसमें भी वही प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ जो होम्स में था, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया और कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किया गया, वो बता रहे हैं अभी हम। इसमें जो स्टेटमेंट था वो आप लोग नोट कर सकते हैं कि टू प्रिजर्व वंस लाइफ, इज वंस ड्यूटी, ठीक है। टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज वंस ड्यूटी, आप अपने लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, बट इट मे बी द हाइएस्ट, it may be the plainest and highest, it may be the it may be the plainest and highest duty to sacrifice it for others, ठीक है। इन्होंने बोला कि टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज वंस ड्यूटी, ठीक है, आप अपने लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, बट जहां पे आपको दूसरे के लाइफ को लेना और खुद के लाइफ को प्रिजर्व करने के बीच अगर इसमें आपको चॉइस करना है, तो इट इज द हाईएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस वंस ओन लाइफ। वहां पे आप दूसरे के किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी नेसेसिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन नॉट किल समवन एल्स टू सेव वंस ओन लाइफ, ही मे किल समवन टू सेव अदर्स लाइफ, प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। 2 लोग में से किसी को मरना है, तो जिधर ग्रेटर हार्म दिख रहा है उसको आप प्रिवेंट करने के लिए लेस इविल चूज करेंगे। लेकिन जब आपके खुद का लाइफ का वहां सवाल उठता है कि आपका लाइफ रहेगा नहीं तो सामने वाले का रहेगा, वहां पे ग्रेटर और लेसर पे नहीं जाना है, वहां पे अपने लाइफ को आप सेक्रीफाइस करेंगे, दैट इज द हाईएस्ट ड्यूटी, ठीक है। तो दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन इन दिस केस, और इस केस में आपको कुछ प्रिंसिपल भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से लेट डाउन किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड सर्टेन प्रिंसिपल वाज लेट डाउन। व्हाट वेयर दोस प्रिंसिपल्स? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड इसमें बोला गया, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सेल्फ प्रिजर्वेशन is not an absolute necessity.
ये एकदम कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है ना। ग्रेटर हार्म लेसर इविल, ठीक है, वहां पे नेसेसिटी हो सकती, सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद की रक्षा करना, खुद को बचाना, एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं होता है, ठीक है। वहां पे आप अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, नो पर्सन हैज अ, लिख लो इसको, नो पर्सन हैज अ राइट टू टेक अनदर्स लाइफ इन ऑर्डर टू सेव वंस ओन, वही जो बेसिक प्रिंसिपल इसमें लेट डाउन किया गया, ठीक है। और तीसरा है, देयर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाई होमिसाइड फॉर सेविंग वन सेल्फ। देयर इज नो नेसेसिटी, आई थिंक सेकेंड और थर्ड मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, रेपिटेटिव नेचर का है, कि देयर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाई होमिसाइड इन ऑर्डर टू सेव वंस ओन लाइफ। खुद के लाइफ को बचाने के लिए आप किसी भी तरीके का होमिसाइड नहीं कमिट कर सकते हैं। हाँ, खुद को बचाने के लिए आप हो सकता है सामने वाले के प्रॉपर्टी को आग लगा सकते हैं ठीक है, मतलब अगर ऐसा कभी नौबत आ गया तो, कि आपको खुद को बचाना है, नहीं तो सामने वाले का 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, तो वहां पे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी का होमिसाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट किल अ पर्सन इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ, ठीक है। तो दीज वेयर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वेयर लेड डाउन इन दीज केसेस, बहुत ही लैंडमार्क केसेस है, उसी के बेसिस पे आपको जो है नेसेसिटी का प्रिंसिपल जो है बेसिकली डेवलप हुआ था, ठीक है।